जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने अपर लिम्ब की कंप्लीट एनाटमी स्नेल्स से रिवाइज़ की थी, उसी तरीके से हम रिव्यू करने लगे हैं हमारी लोअर लिम्ब की एनाटमी। याद रखिएगा कि हम सिर्फ वही टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप सारा करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सिर्फ वो टॉपिक्स भी अगर आप कर लें जो हम आज डिस्कस करेंगे तो वो इनफ रहेंगे। बाकी अगर आप अपने नॉलेज के लिए या अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ज़्यादा भी करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। स्टार्ट करते हैं। ये अब ऑस्टियोलॉजी है। ये हमें पता है कि जो हमारी हिप बोन होती है उसको हम ओस कोक्साई भी कहते हैं। ये सिर्फ स्नेल्स में लिखा हुआ है, हमारी बीडी है, दूसरी बुक्स में नहीं लिखा हुआ इनके बारे में। ओके, ऑस्टियोलॉजी जो है ये हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हमारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये क्लिनिकल है। अभी आप ये देखें ज़रा। अब ये हमारी फीमर की नेक है ये, और ये फीमर की बाकी पार्ट है। अभी इनके दरमियान में ना ये एंगल होता है। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें, चाइल्ड में, तो चाइल्ड में दिस एंगल इज़ ऑफ 160 डिग्री, और हम एडल्ट्स में बात करें तो ये 125 डिग्री होता है। अगर ये एंगल इस 125 से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम कहते हैं कोक्सा वेल्गा, और अगर कम हो जाए तो हम इसको कहते हैं कोक्सा वेरा। ओके, ये अगर आप फीमर के ये जो फ्रैक्चर्स हैं ये भी अगर आप कर लें तो बेहतर है, वरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ओके, इन बोन्स के जो टार्सल बोन्स हैं इनके आपको सिर्फ और सिर्फ नाम पता होने चाहिए, ताकि अगर ओस्पी में आ जाए तो आप पहचान सकें। उसके अलावा थ्योरी में कभी इनमें से कुछ नहीं आता और ना ही आएगा, तो ज़्यादा इन पर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर हम शुरू करते हैं मेन जो हमारी थ्योरेटिकल पार्ट है। फर्स्ट वन इज़ द ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन को हम देख लेते हैं। दिस इज़ द ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन को हम ना कुटेनियस इनकी सप्लाई याद करने के लिए ना हम इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, चार क्वाड्रेंट्स में अगर हम कहना चाहें तो ज़्यादा बेहतर है। दिस इज़ द अपर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर मीडियल, लोअर लेटरल। अगर हम अपर मीडियल क्वाड्रेंट की बात करें तो कौन सी नर्व्स सप्लाई हैं? अपर 3 लंबर नर्व्स एंड अपर 3 सैक्रल। अपर मीडियल क्वाड्रेंट की हो गई। अपर लेटरल क्वाड्रेंट की बात करें तो 12 थोरेसिक नर्व एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। अगर हम लोअर लेटरल की बात करें तो लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, और अगर लोअर मीडियल की बात करें तो पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। यही बात यहाँ पर ये लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। सेम जो मैंने बात बताई आपको वही है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फेशियल एटा। हम थाई के डी फेशिया को फेशियल एटा कहते हैं। इलियोटिबियल ट्रैक्ट, जो हमारा डी फेशिया होता है ना हमारे थाई का। लेट मी शो यू अ गुड डायग्राम। ओके, 11.14, 11.14 यहाँ पे कहाँ पे बताया हुआ है यूट्यूब ट्रैक्ट? यहाँ पे सही तरीके से विजिबल नहीं है। ओके, यहाँ पे देखें। यहाँ हमारा जो डी फिशिया होता है लेटरल साइड पे, यहाँ पे ना थिक होके एक बैंड बना देता है। ये बैंड जो है ये ऊपर से अटैच होता है हमारे जो इलियम का ट्यूबरकल होता है, जो इलियक का ट्यूबरकल जो कि इलियक क्रेस्ट के ऊपर होता है, इलियम का ट्यूबरकल स्पीडली वहाँ पे अटैच होगा, और इन्फीरियरली अटैच होगा ऑन द लेटरल कंडाइल ऑफ द टीबिया। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोरामिना। जो होती है ना हमारी हिप बोन, उसमें ना दो नोचेज होती हैं, ग्रेटर शियाटिक नोच, लेसर शियाटिक नोच। अब ये नोचेज हैं, इनको हम नोचेज कहेंगे, इनको हम फोरामेन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। फोरामेन तो एक कंप्लीट ओपनिंग होती है ना, ये सिर्फ नोचेज हैं। तो ये फोरामेन कैसे बनता है? फोरामेन ऐसे बनता है जब यहाँ पे हमारा सैक्रोस्पाइनस और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट आके जुड़ता है। डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आया सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, नाम से पता चल रहा है सैक्रम से स्टार्ट होगा और ईशियो स्पाइन पे अटैच होगा। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट सैक्रम से स्टार्ट होगा और ईशियो ट्यूबरोसिटी पे अटैच होगा। अब देखें, अब एक यहाँ पे अब ये फोरामेन बन गया है, और एक फोरामेन यहाँ पर बन गया इन दोनों लिगामेंट्स की वजह से, और इन दोनों फोरामेन से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पास करें। फॉर एग्जांपल ग्रेटर शैटिक फोरामेन की बात करें तो ये इतने सारे स्ट्रक्चर्स पास करें। लेसर की बात करें तो ये। अब कुछ स्ट्रक्चर जो है वो इनमें से कॉमन है, लाइक इंटरनल पुटेंडल आर्टरी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। पुटेंडल नर्व यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है। नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस, लेसर में भी, उस ग्रेटर में भी। सिर्फ एक न्यू चीज़ है जो कि लेसर शियाटिक फोरामेन में है, वो है टेंडन ऑफ द ऑब्चुरेटर इंटरनस। तो ये आपने लाजमी याद कर लेना है। उसके अलावा मसल्स की बात की जाए तो ग्लूटियस मैक्सिमस, ये हमें पता है, आपने मसल्स के नाम लाजमी याद करने हैं।
उसके अलावा आपको मसल्स की ये थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर टाइम ज़ाया मत कीजिएगा, सिर्फ आप टेबल्स कीजिए, इनकी नर्व सप्लाई कीजिए। अब एक जो कन्फ्यूजन अक्सर बच्चों को होती है और एमसीक्यूज अक्सर गलत होते हैं, वो इस बात पे कि हमें पता है कि सबसे बड़ा जो मसल है यहाँ पे वो है ग्लूटियस मैक्सिमस। तो चूंकि मसल सबसे बड़ा है तो अक्सर बच्चे ना उसकी नर्व सप्लाई में सुपीरियर ग्लूटियल नर्व लिख देते हैं। याद रखें कि ग्लूटियस मैक्सिमम विल बी सप्लाइड बाय इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व से नहीं सप्लाई होगा, इन्फीरियर से सप्लाई होगा, जबकि जो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस है ये सप्लाई होते हैं फ्रॉम सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, और ग्लूटियस मैक्सिमस फ्रॉम इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। ओके, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं वो ग्लूटियस मैक्सिमस में ही दिए जाते हैं, लेकिन ग्लूटियस मैक्सिमस के किस पार्ट में दिए जाते हैं? इन दी अपर आउटर क्वाड्रेंट या अपर लेटरल क्वाड्रेंट भी आप इसको कह सकते हैं, वहाँ पे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं ताकि हमारी शैटिक नर्व जो है उसको इंजरी के चांसेस कम से कम रहें। शैटिक नर्व का हमें पता है कि शैटिक नर्व दो नर्व्स का कम्बिनेशन होता है, वन इज़ दी टिबियल नर्व एंड दी अदर वन इज़ दी कॉमन फिब्यूलर नर्व, जो कि हमारे पोप्लीटियल फोर्सा की एपेक्स पे जाके दो नर्व्स पे डिवाइड हो भी जाता है। उसके कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, इसकी ये दो ब्रांच तीन ब्रांचेज हैं, आपने लाजमी याद कर लेनी है। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व हमने पढ़ा था कि ग्लूटियस मीडियस मिनिमस को, जबकि इन्फीरियर जो है वो ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई करेगी। देन यहाँ पे कोई ख़ास चीज़ नहीं है। सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी इन्फीरियर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी हाई यील्डिंग। ईडियोटिबियल ट्रैक्ट हमने पढ़ लिया है। जो मेम्ब्रेन है, जो हमारा सुपरफिशियल फिशिया होता है ना थाई का, ये दो लेयर्स होती हैं, वन इज़ दी फैटी लेयर एंड दी अदर वन इज़ दी मेम्ब्रेनस लेयर। मेम्ब्रेनस लेयर जो है ना वो इंग्वाइनल लिगामेंट से कुछ नीचे फिंगर ब्रेथ बिलो फिर्मली अटैच होती है डी फेशिया के साथ। इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमारे यूरिथ्रा का रप्चर हो जाए तो वो जो हमारा यूरन है वो एब्डोमिनल कैविटी के थ्रू हमारी थाई में एक्स्ट्रा वेसेट नहीं कर पाता। तो ये एक क्लिनिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अच्छा आप ये डायग्राम देखें, ये साइडों पे ग्रीन कलर का डी फेशिया है, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। तो अब लेटरल साइड पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा डीप फेशिया की ये जो ग्रीन लेयर है थोड़ी सी थिक है एज़ कम्पेयर टू अदर साइड्स। तो ये जो थिक पार्ट है इसको हम कहते हैं इलियोटिबियल ट्रैक्ट। ओके, cutaneous nerve supply of the thigh. Okay, let us find out a good diagram for it. ओके ओके, ये चीज़ हमसे स्किप हो गई थी, ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस एंड क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। ये दो एनास्टोमोसिस जो है ये फीमर की नेक के करीब प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सी आर्टरीज पार्ट लेती हैं इस एनास्टोमोसिस में? ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस की बात की जाए तो ऊपर से आती है हमारी सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, नीचे से आती है इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, मीडियल साइड से आएगी मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल, और लेटरल से आएगी लेटरल फेमरल सर्कमफ्लेक्स। तो ये ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस को याद करना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर क्रूशिएट की बात की जाए तो कुछ चीज़ें इसमें सिमिलर हैं, जैसे कि लेटरल फेमरल इधर भी है, मीडियल भी है, और उसके अलावा इन्फीरियर ग्लूटियल जो है ये ऊपर से आएगी, जबकि जो इन्फीरियरली जो आर्टरी आती है वो होती है फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी, जो कि ब्रांच होती है प्रोफंडा आर्टरी। कुटेनियस नर्व सप्लाई, ओके, नॉट वेरी हाई यील्डिंग, सुपरफिशियल में। अब ये हमारे ना फुट पे ये है डोर्सल वीनस आर्च, जो डोर्सल वीनस आर्च है ना ये मीडियली अगर हम देखें तो मीडियली ग्रेट सेफनस वेन में ड्रेन हो रही होती है, और अगर लेटरली देखें ना, लेटरली बिहाइंड दी लेटरल मेल्योलस, ये देखिए लेटरल मेल्योलस इसके पीछे से गुजर रही है, ये वेन है हमारी स्मॉल सेफनस वेन। ग्रेट सेफनस वेन जो है वो मीडियल मेल्योलस के इंटीरियरली गुजरती है, जबकि जो स्मॉल सेफनस वेन है ये लेटरल मेल्योलस के पोस्टीरियरली गुजरती है। अब जो स्मॉल सेफनस वेन है ये कंटिन्यू हो जाती है इनटू पोप्लीटियल वेन, पोप्लीटियल वेन से आगे फेमरल वेन, और जो ग्रेट सेफनस वेन है ये डायरेक्ट जाती है फेमरल वेन तक। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये अब वेन्स की ब्रांचेज हैं, ये आपने पढ़ लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रेट सेफनस वेन जो है ये ज़्यादातर जो है कोरोनरी बाईपास ग्राफ्ट की जो सर्जरी होती है इसमें यूज़ होती है। देन ये जो ग्रुप्स हैं हमारे इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स की, ये आपने कर लेने हैं। जो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से ना अरेंजमेंट होती है इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स की। ये वर्टिकल ग्रुप होता है और ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मीडियल और लेटरल में। देन हम देख लेते हैं, अब आ गई है हमारी इंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट। अब जो हम थाई के मसल्स हैं उनको तीन कंपार्टमेंट्स में पढ़ेंगे, इंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हम देख लेते तो ये सब हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट के, सार्टोरियस, इलियकस, सॉस, पेक्टिनियस।
अब 4 मसल्स ऐसे हैं, रेक्टस फेमरिस, वेस्टस लेटरालिस, मीडियालिस एंड इंटरमीडियस। इन चारों मसल्स को हम मिलाकर कहते हैं क्वाड्रिसेप फेमरिस। क्यों कहते हैं? अब इन इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं इन सब का ओरिजिन मुख्तलिफ है, लेकिन इनकी इंसर्शन सेम है एज द क्वाड्रिसेप टेंडन इनटू द पेटेला। देखिए यहाँ पे ये सब मिलते हैं और ये क्वाड्रिसेप टेंडन के थ्रू पेटेला पे इंसर्ट हो जाते हैं, और फिर पेटेला से यहाँ से लिगामेंटम पेटेले आता है और ये आगे जाके ट्यूबिरोसिटी ट्यूबरकल ऑफ द टीबिया या टीबियल ट्यूबिरोसिटी पे जाके अटैच होता है। तो इसीलिए क्योंकि इनकी इंसर्शन सिमिलर है, सेम पॉइंट पे है, इसलिए हम इन सबको एक ही ग्रुप में कंसिडर कर लेते हैं, जो कि है क्वाड्रिसेप फेमरिस। ओके, फेमरल शीथ। अब देखें ये एक ग्रीन कलर की फेशियल लेयर से आपको ये एक कंपार्टमेंट नज़र आ रही है, दिस इज़ दी फेमरल शीथ। फेमरल शीथ की अगर इंटीरियर वॉल की बात की जाए तो इंटीरियर वॉल बनती है फ्रॉम, लेट मी फाइंड आउट, देखिए एंटीरियर वॉल बनती है फ्रॉम ट्रांसवर्सैलिस फेशिया, जबकि पोस्टीरियर वॉल बनती है फेशिया इलियका। फेमरल शीथ की बात हम कर रहे हैं। फेमरल शीथ में ना अंदर 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, लेटरल, ये फिर उससे मीडियल और देन ये मोस्ट मीडियल। सबसे लेटरल कंपार्टमेंट में होती है फेमरल आर्टरी, उसके साथ होती है फेमरल वेन, और जो आखिरी जो कंपार्टमेंट होती है वो एम्प्टी होती है, उसमें कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, इसको हम फेमरल कैनाल कहते हैं, और इसके ऊपर वाली ओपनिंग को हम कहते हैं फेमरल रिंग। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो फेमरल नर्व है ना, ये फेमरल शीथ से पास नहीं करेगी, ये फेमरल शीथ के बाहर से पास करेगी। उसके अलावा हम फेमरल ट्रायंगल को देख लेते हैं। यहाँ पे है फेमरल ट्रायंगल। फेमरल ट्रायंगल जो है वो मीडियल इसकी बाउंड्री होती है, ये एडक्टर लोंगस, लेटरली सार्टोरियस, और सुपीरियरली होती है हमारी इंगुआइनल लिगामेंट। यहाँ पे ये बाउंड्रीज लिखी हुई हैं, सार्टोरियस, एडक्टर लोंगस, बाकी इसके कंटेंट्स आपने लाजमी याद कर लेने हैं। ये डक्टर कैनाल है, इसको सब सार्टोरियल कैनाल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये सार्टोरियस मसल के नीचे होती है। मैं आपको दिखाया तो देखें, यहाँ पे सार्टोरियस मसल है, ये इसको हमने रिमूव किया तो उसके नीचे ये एक कंपार्टमेंट है, दिस इज़ दी एडक्टर कैनाल। यहाँ पे इसकी बाउंड्रीज लिखी हुई हैं। फेमरल शीथ हमने पढ़ ली है। देन ये जो फेमरल हर्निया है ना, ये मोस्टली होता है फ्रॉम दी फेमरल कैनाल, क्योंकि एम्प्टी फेमरल पढ़ा है ना, फेमरल कैनाल में से कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, सिर्फ कुछ लिम्फ नोड्स वहाँ पे पास कर रहे होते हैं। फेमरल हर्निया सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है। फेमरल आर्टरी, फेमरल आर्टरी हमें पता है जो हमारी लोअर लिम्ब है उसकी मेन आर्टीरियल सप्लाई है, ये हमारे जो थाई में एंटर करती है डीप टू दी इंगुआइनल लिगामेंट। इंगुआइनल लिगामेंट के नीचे से गुजर के ये थाई तक आएगी, फिर ये पास करेगी बिटवीन दी एंटीरोस्पीरियल आइलिक स्पाइन एंड दी प्यूबिक सिम्फसिस। इसको हम कहते हैं मिड इंगुआइनल पॉइंट। मिड इंगुआइनल पॉइंट जो है ये वो पॉइंट है जो कि मिडल में प्रेजेंट होता है बिटवीन एंटीरोस्पीरियल आइलिक स्पाइन एंड प्यूबिक सिम्फसिस। अब दो टर्म्स होती हैं, एक है मिड इंगुआइनल पॉइंट और एक है मिड पॉइंट ऑफ द इंगुआइनल लिगामेंट। जो मिड पॉइंट ऑफ द इंगुआइनल लिगामेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंगुआइनल लिगामेंट का मिड होगा, लेकिन जो मिड इंगुआइनल पॉइंट होगा वो एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से लेकर प्यूबिक सिम्फसिस के बिटवीन जो पॉइंट है, ये उस पॉइंट को हम कहेंगे। तो फेमरल आर्टरी जो है वो मिड इंगुआइनल पॉइंट से पास करेगी, जो कि है बिटवीन एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन एंड द प्यूबिक सिम्फसिस। देन ये पास करती है, हमें पता है, फ्रॉम द पोप्लिटियल आर्टरी। उसके अलावा अगर आप बताना चाहें कि ये फेमरल शीथ में से भी पास करेगी, देन ये एडक्टर कैनाल में से, एडक्टर हाइटस में से पास करके ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चली जाती है और वहाँ पे ये पोप्लिटियल आर्टरी में कंटिन्यू हो जाएगी फेमरल आर्टरी। यहाँ पे अब आप देखें ये मिड इंगुआइनल पॉइंट से आई नीचे फेमरल आर्टरी, फेमरल ट्रायंगल में से पास किया, देन ये यहाँ पे ये है एडक्टर हाइटस। एडक्टर हाइटस वो पॉइंट है जहाँ से हमारे इंटीरियर कंपार्टमेंट के जो कंटेंट्स है ये पोस्टीरियरली थाई में चले जाते हैं। यहाँ से एडक्टर हाइटस से पोस्टीरियरली गया, पोप्लिटियल फोसा यहाँ पे हमें पता है मौजूद होता है, तो पोप्लिटियल फोसा में कंटिन्यू हो गई इनटू पोप्लिटियल आर्टरी। यहाँ पे तकरीबन हमारा पोप्लिटियल फोसा मौजूद होता है, हमें पता है पोस्टीरियरली, नी जॉइंट के पोस्टीरियरली, तो पोप्लिटियल आर्टरी में कंटिन्यू हो गई। फिर यही आर्टरी आगे जाके मुख्तलिफ ब्रांचेज देगी हमारे लेग में, जो कि हम लेग्स में पढ़ लेंगे। अब हम देख लेते हैं फेमरल वेन को। फेमरल वेन हमें पता था कि जो हमारी ग्रेट सेफनस वेन थी वो कंटिन्यू हो रही थी इनटू दी फेमरल वेन। फेमरल वेन एंटर्स दी थाई बाय पासिंग थ्रू दी एडक्टर हाइटस, ओपनिंग इन दी एडक्टर मैग्नस। ये हमने पढ़ा था एडक्टर हाइटस ओपनिंग थी एडक्टर मैग्नस मसल में, जहाँ जिसके थ्रू हमारी फेमरल आर्टरी भी पीछे पोप्लिटियल फोसा की तरफ जा रही थी। इट ascends through the thigh lying at first on the lateral side of the artery, then posterior to it, and finally it comes to the medial side. It leaves the thigh in the intermediate compartment of the femoral sheath, passes behind the inguinal ligament to become the external iliac vein.
जिस तरह फेमरल आर्टरी एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी से थी, इसी तरह फेमरल वेन एक्सटर्नल आइलिक वेन में the tributaries of femoral vein are great saphenous vein and the veins that correspond to the branches of the femoral artery. जो पोप्लिटियल वेन होती है ना, वो पोप्लिटियल वेन ही जब एडक्टर हाइटस से आगे एंटीरियर कंपार्टमेंट में आती है तो वो फेमरल वेन बन जाती है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इधर से, कोई इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। अब हम मीडियल कंपार्टमेंट देख लेते हैं। ये मीडियल कंपार्टमेंट के कुछ मसल्स हैं, ग्रेसिलस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर प्रेविस, एडक्टर मैग्नस एंड ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। अब आप अगर मीडियल कंपार्टमेंट की बात करें तो मीडियल कंपार्टमेंट की जो मेन नर्व सप्लाई आप देखेंगे वो होगी ऑब्चुरेटर नर्व। अच्छा, अब ये जो हमारा मसल है ना एडक्टर मैग्नस, अब आप इसकी नर्व सप्लाई पे ज़रा फोकस करें। इसके दो पोर्शन होते हैं। जो एडक्टर पोर्शन है उसको ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई करती है। उसके अलावा जो हैमस्ट्रिंग पोर्शन है इसका, जो हैमस्ट्रिंग पोर्शन होगा एडक्टर मैग्नस का, तो इसको नर्व भी वही सप्लाई करेगी जो कि हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स को सप्लाई करती है, जो कि हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होंगे। तो उनकी जो नर्व होती है वो शियाटिक नर्व होती है, तो वो इसके हैमस्ट्रिंग पार्ट को भी शियाटिक नर्व सप्लाई करेगी। देन हम देख लेते हैं इधर से कोई ख़ास चीज़। प्रोफंडा फेमरिस आर्टरी, ये जो है ये फेमरल आर्टरी से ही अराइज करती है। ओके, मिडल कंपार्टमेंट की जिस तरह नर्व थी मेन ऑब्चुरेटर, इसी तरह ऑब्चुरेटर आर्टरी, ऑब्चुरेटर वेन जो है यही इनकी आर्टरी और वेन है जो मेन को सप्लाई करेगी। उसके अलावा अच्छा, अब ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स दिखे हुए हैं, मैं आपको इनका टेबल दिखा, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल है बाइसेप फेमरिस, सेमी टेंडनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस और एडक्टर मैग्नस का हैमस्ट्रिंग पार्ट। ये सारे मसल जो हैं इनको अगर आपको पेपर में पूछे कि टेब्यूलेट दी ओरिजिन एंड इंसर्शन एंड नर्व सप्लाई प्लस एक्शन ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल, तो उसमें आप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स के बारे में लिख देंगे। एक दफ़ा हम ज़रा इस डायग्राम को देख लेते हैं। अब ये हमें पोस्टीरियर व्यू नज़र आ रहा है। अब ये हमारी इलियक क्रेस्ट है। तो अगर हम सबसे बड़ा मसल, हमने ये ग्लूटियल रीजन होगा ना, हमने पढ़ा था यहाँ पे तकरीबन, तो सबसे बड़ा मसल यहाँ पे कौन सा नज़र आ रहा है, ये वाला मसल। तो हमने सबसे बड़ा मसल पढ़ा था ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस की हमने नर्व सप्लाई कौन सी पढ़ी थी, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। उसके नीचे ये हमें ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस नज़र आ रहा है, इसकी नर्व हमने पढ़ी थी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। उसके अलावा ये पिरिफॉर्मिस मसल है जो कि हमारे ग्रेटर शैटिक फोरामेन में तकरीबन दरमियान में मौजूद होता है। ऑब्चुरेटर इंटरनस, ये गैमिलस इन्फीरियर, गैमिलस इन्फीरियर देखिए, ये गैमिलस इन्फीरियर है और गैमिलस सुपीरियर इसके बिल्कुल ऊपर, गैमिलस इन्फीरियर उसके बिल्कुल ऊपर गैमिलस सुपीरियर, और इन दोनों गैमिलाई के दरमियान, गैमिलस सुपीरियर और इन्फीरियर के दरमियान जो मसल होता है दैट इज़ दी ऑब्चुरेटर इंटरनस। अब यहाँ पे मुझे कोई डायग्राम नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब आप पोस्टपी के लिए डायग्राम देखेंगे तो इसमें भी अगर आप देखें गैमिला इन्फीरियर, गैमिला सुपीरियर और दोनों के दरमियान ये जो ग्रीन सा नज़र आ रहा है, दिस इज़ दी ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। उसके अलावा ये क्वाड्रेटस फैमरिस है। क्वाड्रेटस फैमरिस को आपने क्वाड्रिसेप फैमरिस, या जो अभी हमने मसल कौन सा पढ़ा था, क्वाड्रिसेप फैमरिस ही था आई थिंक नेम उसका, आपने उसके साथ बिल्कुल भी इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये क्वाड्रिसेप फैमरिस, क्वाड्रेटस फैमरिस और क्वाड्रिसेप फैमरिस, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आपने कोशिश करनी है कि इस कन्फ्यूजन से बचना है। ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे और क्या, अब ये है हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब यहाँ पे जितने मसल हैं वो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं। ये हमारा बाइसेप फेमरिस है, बाइसेप फेमरिस के दो हेड्स होते हैं। देन ये मीडियली, सबसे मीडियली ये जो मसल है दिस इज़ द ग्रेसिलस मसल, और ग्रेसिलस मसल के जो लेटरली प्रेजेंट है दिस इज़ द एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मैग्नस ये वही मसल है जिसके दरमियान, जिसके अंदर एडक्टर हार्टस होता है, जिसके थ्रू आर्टरीज और वेन जो है वो क्रॉस करती है। ओके, देन ये एक मोटी सी नर्व जो है ये नज़र आ रही है हमें, दिस इज़ शियाटिक नर्व जो कि ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से निकल रही है। ओके, और यहाँ से कोई ख़ास बात नहीं है। नर्व सप्लाई मैंने पढ़ा था शियाटिक नर्व जो कि बाद में नीचे जाके डिवाइड हो जाती है पोप्लिटियल फोसा के करीब इनटू कॉमन फिब्यूलर या कॉमन पेरोनियल, एंड दिस इज़ द टीबियल नर्व। पोप्लिटियल फोसा इज अ डायमंड शेप इंट्रामस्कुलर स्पेस सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द नी। इसकी डायग्राम अगर हमें मिल जाए, ओके दिस इज द डायग्राम ऑफ पोप्लिटियल फोसा। आई कैन स्टिल रिमेंबर दैट दिस डायग्राम केम इन माई OSP of the second block, which means that it is very important diagram. All those diagrams which contain such important structures like popliteal fossa, cubital fossa,
और मुख्तलिफ रेटिनैकुलम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स फॉर दी ओस्पी एंड आल्सो द डायग्राम ऑफ द फैमिलियल ट्रायंगल। ओके, अब ये है पोप्लिटियल फोसा। अब हम इसकी बाउंड्रीज देखते हैं। बाइसेप फैमिलीज हमने देखा था, दोबारा आपको मैं इस डायग्राम से करता हूँ। ये बाइसेप फैमिलीज जो है ये लेटरल साइड पे जा रहा होता है, तो आपने ये चीज़ देख के पता चल जाना चाहिए कि बाइसेप फैमिलीज का जो एक हेड है वो लेटरली जा रहा है, ये हेड इसका मीडियली आ रहा है, और देन ये सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट मीडियली। ओके, द फोसा इज इंपॉर्टेंट। ओके, फोसा की बाउंड्रीज हम देख लेते हैं। लेटरली द बाइसेप फैमिलीज अबव एंड लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस एंड प्लांटेरिस बिलो। ओके, सबसे पहले ये डायमंड शेप जो है ये स्पेस है पोप्लिटियल फोसा। लेटरली देखें, ये मसल है बाइसेप फैमिलिस मसल, सुपीरियरली हो गया बाइसेप फैमिलिस, और इन्फीरियरली अगर हम देखें बाइसेप फैमिलिस, इन्फीरियरली ये प्लांटेरिस मसल है, और ये है हमारे पास मीडियल हेड ऑफ लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस मसल प्लस प्लांटेरिस लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब आप मीडियल साइड पर अगर चले जाएं, सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड सेमी टेंडिनोसस अबव एंड द मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस बिलो। अब ये है जी मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, ये बिलो, और उसके अलावा ऊपर से अगर देखें तो ये सेमी टेंडिनोसस है और ये है सेमी मेम्ब्रेनोसस। या मैं आपको रिमूव कर देता हूँ, आई थिंक उससे आपको ज़्यादा क्लियर डायग्राम नज़र आएगी। सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस अबव एंड मीडियली। अब मीडियली हम बिलो देखें तो मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। अब लेटरली अगर हम बिलो देखें तो लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस प्लस प्लांटेरिस मसल दिस मसल, और अबव देखें तो बाइसेप फैमिलिस। ये बात आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा पोप्लिटियस मसल एक भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये देखें छोटा सा मसल है, ये लाजमी आपने याद रखना है। उसके अलावा ये पोप्लिटियल आर्टरी आपको पता है कि ये हमारी फेमरल आर्टरी की कंटिन्यूएशन है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कंटिन्यूएशन ऑफ फेमरल आर्टरी। इसके थोड़े बहुत रिलेशन आपने देख लेने हैं। एक एनास्टोमोसिस जो है वो नी जॉइंट के राउंड भी प्रेजेंट होता है, जो कि स्नेल्स में बहुत मुख्तसर सा दिया हुआ है, तो अगर आप इसको बस इतना सा भी पढ़ लें तो काफ़ी है। ओके, एनोरिज्म। अच्छा, दो टर्म्स होती हैं जो कि हम मेडिकल स्टडीज़ में पढ़ते हैं, एक होती है वेरिकोज और एक होती है एनोरिज्म। वेरिकोज हमेशा वेन्स के लिए वर्ड यूज़ होता है और एनोरिज्म हमेशा आर्टरीज के लिए यूज़ होता है। The pulsations of the wall of the femoral artery against the tendon of the adductor magnus at the opening of adductor hiatus are thought to contribute the cause of popliteal aneurysm। मतलब कि यहाँ से अगर ब्लड फ्लो नॉर्मली ना हो पाए तो वहाँ की वॉल्स जो है आर्टरी की वो थोड़ी टॉर्शियस वगैरह हो जाती है, डायलेटेड हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं पोप्लिटियल एनोरिज्म। क्यों होती है? क्योंकि जो ओपनिंग होती है ना एडक्टर हाइटस में, वो कौन से एडक्टर मैग्नस में प्रेजेंट थी ना एडक्टर हाइटस, तो अगर जो फेमरल आर्टरी की पल्सेशंस हैं वो एडक्टर मैग्नस के जो अंदर मौजूद ओपनिंग है उसमें अगर उसकी पल्सेशंस की वजह से ब्लड फ्लो में मुश्किल पेश आए तो उसको हम कह देते हैं पोप्लिटियल एनोरिज्म। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। द पल्सेशन ऑफ द वॉल ऑफ द फेमरल आर्टरी against the tendon of the adductor magnus at the opening of the adductor hiatus are thought to contribute to the cause of popliteal aneurysm। मतलब कि मैं अब आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये फ़र्ज़ करें ये है फेमरल आर्टरी, अब ये ओपनिंग है हमारी फेमरल आर्टरी में जिसको हमने कहा एडक्टर हाइटस, जो कि एडक्टर मैग्नस के अंदर प्रेजेंट है। अब नीचे इसने बन जाना है पोप्लिटियल आर्टरी। अब इस जो आर्टरी आ रही है अब इसमें मुख्तलिफ पल्सेशन होगी। आपको पता है कि हमारी आर्टरीज़ में जो ब्लड होता है वो पल्सेटाइल होता है। अब वो पल्सेशंस आ रही हैं, जब ये पल्सेशन आ रही थी तो ये जो पल्सेशंस होती हैं ना, ये जो इस ओपनिंग में है, ये ओपनिंग जो मौजूद है एडक्टर मैग्नस में जिसको एडक्टर हाइटस का है, यहाँ पर आकर ना इसकी पल्सेशंस को एक पल्सेशंस के अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई होती है ड्यू टू दिस ओपनिंग, दिस स्मॉल ओपनिंग, जिसकी वजह से हमारी यहाँ पे मौजूद पोप्लिटियल आर्टरी में एनोरिज्म प्रोड्यूस होता है। ओके, उसके अलावा नॉट इम्पोर्टेंट पोप्लिटियल वेन आपने पढ़ा था जब हमने स्मॉल सेफनेस वेन पढ़ी थी कि स्मॉल सेफनेस वेन जो है वो पोप्लिटियल वेन में ड्रेन हो जाती है। आपने डेट्स लाजमी करनी है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा टीबियल नर्व एंड कॉमन फिब्यूलर नर्व इतना हमने पढ़ा था। जो हमारी शैटिक नर्व होती है जो ग्रेटर शैटिक फोरामेन से आई, फिर वो हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में गई, फिर वो तकरीबन पोप्लिटियल फोसा के अपर एपेक्स के करीब वो जो है वो कॉमन फिब्यूलर एंड
टिबियल नर्व में डिवाइड हो जाती है। तो ये आपने कर लेनी है, टिबियल नर्व एंड कॉमन फिब्यूलर नर्व इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आपने करनी है दोनों नर्व्स। अब तक जितनी भी नर्व्स पढ़ी हैं उनमें से फेमरल नर्व के बाद ये एक इंपॉर्टेंट नर्व है। ओके, दिस इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट। लेग की अगर बात करें, लेग की इंट्रोशियस मेम्ब्रेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कॉमन फिब्यूलर नर्व इंजरी। The common fibular nerve is extremely vulnerable to injury as it winds around the neck of the fibula. At this site, it is exposed to direct trauma or involved in the fracture of the upper part of the fibula. Injury to the common fibular nerve causes foot drop. Okay, let me find out a good diagram of common fibular nerve. This is the tibial nerve. I want to see common fibular. ओके, अब ये है कॉमन फिब्यूलर नर्व। ये नर्व अब यहाँ पे हमारा नी जॉइंट में यहाँ पे टीबिया होती है, यहाँ पे हमारी फिब्यूला प्रेजेंट होती है। तो ये जो कॉमन पेरोनियल नर्व है ना, ये हमारे फिब्यूला की नेक के अराउंड वाइंड करता है। तो अगर लेटरल साइड से फिब्यूला की नेक पे कोई ट्रॉमा प्रोड्यूस हो तो उस ट्रॉमा की वजह से हमारी कॉमन फिब्यूलर नर्व डैमेज हो सकती है। तो कॉमन फिब्यूलर नर्व की वजह से कौन सा डिफॉर्मिटी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप क्यों? फुट ड्रॉप इसलिए क्योंकि जो हमारे जितने भी इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के मसल है ना, वो उनको नर्व सप्लाई नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से वो मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा फुट ड्रॉप प्रोड्यूस होगा। ओके, जिस तरह हमने रेटिना फ्लेक्सर रेटिनैकुलम पढ़ा था हमने अपर लिम्ब में, इसी तरह रेटिनैकुलम हमारे पास लोअर लिम्ब में भी मौजूद है। अब देखें, ये जितने भी इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं ना, फोरा में तो इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल सारे थे फ्लेक्सर, लेकिन लेग में इंटीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल होंगे एक्सटेंसर, इसीलिए हम इस रेटिनैकुलम को कहते हैं एक्सटेंसर रेटिनैकुलम। अब एक्सटेंसर रेटिनैकुलम आप देख सकते हैं, इसके दो पार्ट हैं, एक ये सुपीरियर पार्ट है और ये एक वाई शेप्ड इन्फीरियर पार्ट है। इन दोनों पार्ट्स की अंदर से आपने ये जो स्ट्रक्चर्स पास करें, ये आपने लाजमी याद रखने, फ्रॉम मीडियल टू लेटरल और फ्रॉम लेटरल टू मीडियल। आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी सीक्वेंस में याद करें, लेकिन सीक्वेंस लाजमी होना चाहिए, ये नहीं कि आप रैंडमली इनके सारे कंटेंट्स याद करें। ओके, ये भी डायग्राम, ये आप सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनैकुलम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे ये इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनैकुलम। फ्लेक्सर रेटिनैकुलम जिस तरह से फोरा में पोस्टीरियरली एक्सटेंसर रेटिनैकुलम था पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, इसी तरह जो लोअर लिम्ब है इसमें फ्लेक्सर रेटिनैकुलम एंटीरियरली नहीं होगा। कहाँ पे होगा ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ दी फ्लेक्सर रेटिनैकुलम। अब इसकी अटैचमेंट आप देखें, एक अटैचमेंट इसकी तकरीबन मीडियल मेल्यूलस पे होती है और दूसरी अटैचमेंट इसकी तकरीबन यहाँ पे कैल्केनियस पे तकरीबन होती है। हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, एक्सटेंड्स डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रॉम मीडियल मेल्यूलस टू अटैच टू द मीडियल सरफेस ऑफ कैल्केनियम। ये वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, इसके भी कंटेंट्स आपने लाजमी याद रखने हैं। ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेन्स हमने कर ली थी, स्मॉल सेफनेस वेन। ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंटीरियर कंपार्टमेंट के और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल, ये मसल्स का टेबल, एक ये इंटीरियर कंपार्टमेंट का हो गया, पढ़ लें आप, टिबियालिस इंटीरियर एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, फिबुलरिस लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। इसी तरह ये लेटर, अब यहाँ पे इन्होंने स्नेल्स में सिर्फ ऐसा किया हुआ है, हमारी बेटी जो बुक है उसमें नहीं है, लेकिन आपकी जो रेफर्ड बुक है स्नेल है, इसलिए आपने लाजमी याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि लेग की लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स कौन से हैं, तो वो है फिबुलरिस लॉन्गस एंड फिबुलरिस ब्रेविस। ओके, इनके आपने नर्व सप्लाई वगैरह कर लेनी है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल हैं। अगर यहाँ पे आप, अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पोप्लीटियल फोसा मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी डायग्राम है अगर आप समझना चाह रहे हैं कि बाउंड्रीज क्या है। लेटरल सुपीरियर बाइसेप्स फेमोरिस, लेटरल इंफीरियर लेटरल हेडोगैस्ट्रोक्नीमियस, मीडियल सुपीरियर सेमीटेंडिनोसस सेमीमेम्ब्रेनोसस एंड मीडियल इंफीरियर मीडियल हेडोगैस्ट्रोक्नीमियस। और उसके अलावा लेटरल इंफीरियर पे प्लांटेरिस मसल का भी रोल है। अब ये देखें, अब ये सबसे बड़ा, ये जो इतना बड़ा मसल है ना जिसके दो हेड्स हैं, दिस इज़ द गैस्ट्रोक्नीमियस। अब इस मसल को अगर हम रिमूव करें, ये हमने रिमूव कर दिया, तो नीचे से हमें ये एक नज़र आ रहा है सोलियस मसल, और ये छोटा सा प्लांटेरिस मसल जो भी हमने पढ़ा है यहाँ पे इन दी लोअर लेटरल बाउंड्री ऑफ द पोप्लीटियल फोसा। ओके, गैस्ट्रोक्नीमियस, प्लांटेरिस, सोलियस, ये हमें नज़र आ गया इस डायग्राम में। उसके अलावा डीप ग्रुप के मसल्स होते हैं इसमें पोप्लीटियस,
पोप्लीटियस मैंने जहाँ पे पोप्लीटियल फोसा आपको पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको पोप्लीटियल फोसा दिखा दिया, पोप्लीटियस मसल दिखा दिया। तो उसके अलावा ये तीन इसके अलावा मसल्स हैं, ये आपने लाजमी याद कर लेने हैं, इनके अटैचमेंट्स और इनकी नर्व सप्लाई। थ्योरी याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी मेन आर्टरी होती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की। ओके, इनमें भी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। थ्रोम्बोसिस आपने लाजमी याद रखना है। हम्म, ये वही बात जो मैंने आपको कहा था कि कौन से स्ट्रक्चर्स एक्सटेंसिव रेटिनाकुलम के इंफीरियरली गुजरेंगे, कौन उसके सुपरफिशियली गुजरेंगे। तो ये वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आपको लाजमी याद होने चाहिए। उसके अलावा मीडियल ये अब लिखा हुआ है आई थिंक फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का, ये आपने सीक्वेंस में ये चीज़ें याद करनी है। अच्छा, फुट की अब सोल के जो मसल है, सोल दिस इज़ दी सोल ऑफ दी फुट। अब इसकी जो मसल्स हैं ना वो सारे मसल्स तकरीबन चार लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं। इनका मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। बेस्ट वे टू रिमेंबर इट आर दिस टेबल। फर्स्ट लेयर की अगर हम बात करें, फर्स्ट लेयर में एबडक्टर हेल्यूसिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। देख लेते हैं हम डायग्राम में इसकी। फर्स्ट लेयर फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस हमें नज़र आ रहा है, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। देन हमें नज़र आ रहा है एबडक्टर हेल्यूसिस। जिस तरह पोलिसिस वर्ड जो है वो हमारे थंब के लिए यूज़ होता था, लोअर लिम में हम हेल्यूसिस वर्ड यूज़ करते हैं। हेल्यूस ये इसकी तरफ जा रहा है तो हमें नज़र आ रहा है हेल्यूसिस। तीसरा मसला हमने पढ़ा था एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, डिजिटी स्मॉल डिजिट की तरफ जा रहा है तो एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। ए वन लेयर होगी हमारी। उसके अलावा सेकंड लेयर में कौन से हैं, क्वाड्रेटस प्लांटे, लंब्राइकल एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस। ओके, सेकंड लेयर। अब ये देखें इतना बड़े मसल का टेंडन है। अब ये हमारी जो है ये लेग की तरफ से आ रहा है। अब हमने ये टेंडन नहीं देखना, मसल्स की तरफ अगर आप देखें, दिस इज द क्वाड्रेटस प्लांटाई मसल, दीज आर दी लंब्राइकल्स, ये थर्ड लंब्राइकल, फर्स्ट लंब्राइकल, सेकंड लंब्राइकल, and one muscle is left which was, what was the name of that muscle, फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस का टेंडन। ये फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस जो है ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग से आ रहा है और ये मीडी यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के इंफीरियरली गुजरा और यहाँ पे सोल की तरफ आकर इसके सिर्फ टेंडन नज़र आ रहे हैं। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस का टेंडन, लंब्राइकल्स एंड क्वाड्रेटस प्लांटाई जो है ये सेकंड लेयर में हो गए। थर्ड लेयर पे आते हैं। थर्ड लेयर, उसके अलावा फ्लेक्सर हेल्यूसिस लोंगस जो कि हमारे थंब की तरफ जा रहा होगा वो ये हो गया। थर्ड लेयर में फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस, एडक्टर हेल्यूसिस, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। ओके, थर्ड लेयर फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस ये नज़र आ रहा है। उसके अलावा एडक्टर हेल्यूसिस के दो हेड हैं, ट्रांसवर्स एंड ओब्लिक हेड। दिस वन इज़ द ट्रांसवर्स हेड एंड दिस वन इज़ द ओब्लिक हेड एंड देन दिस इज़ द फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस। और फोर्थ लेयर में जो है हमारे पास, फोर्थ लेयर की इन्होंने यहाँ पर नहीं लिखे हुए। फोर्थ लेयर में वैसे जो हमारे पास आते हैं डोर्सल इंट्रोशियस यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप डायग्राम में देखें ये डोर्सल इंट्रोशियस आते हैं और उसके अलावा प्लांटर इंट्रोशियस ये हमारे पास उधर अपर लिम में भी सेम नेम के मसल्स मौजूद थे। ओके, देन ये आपको थ्योरी मसल्स की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ टेबल्स याद करने हैं, नर्व सप्लाई वहाँ से याद करनी है, एक्शंस याद करने हैं, अटैचमेंट्स याद करनी है। नाउ दिस इज़ द इम्पोर्टेंट मीडियल प्लांटर आर्टरी एंड लेटरल प्लांटर आर्टरी। नॉट इम्पोर्टेंट। ये नर्व्स आपने करनी है, मीडियल प्लांटर नर्व एंड लेटरल प्लांटर नर्व। ये अब ये उन्हीं जो हमने ऊपर लेग में या थाई में जो नर्व्स पड़ी थी आगे उन्हीं की ब्रांचेज हैं। जिस तरह अब ये मीडियल प्लांटर नर्व है ये टर्मिनल ब्रांच है टीबियल नर्व की। इसी तरह जो लेटरल प्लांटर नर्व है ये भी टर्मिनल ब्रांच है हमारी टीबियल नर्व की। मीडियल प्लांटर एंड लेटरल प्लांटर दोनों टर्मिनल ब्रांचेज हैं हमारी टीबियल नर्व की। इट राइजेज डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, इट राइजेज डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। लेट मी शो यू अ डायग्राम ऑफ द सोल। देखिए अब ये देखें यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम था, फ्रॉम मीडियम मेलियोलस टू कैल्केनियम, यहाँ से टिबियल नर्व आई, उसने दो ब्रांचेस दे दी। दिस इज द मीडियल प्लांटर नर्व जो मीडियली जा रही है
और ये लेटरली जा रही है तो ये लेटरल प्लांटर नर्व, दोनों ब्रांचेज हैं हमारी टीबियल नर्व की। तो अगर कोई पूछे कि सोल ऑफ द फुट की मेन नर्व सप्लाई क्या है तो हम कहेंगे टीबियल नर्व। अगर आप यहाँ पे भी देखें ना, देखें मीडियल प्लांटर लेटरल प्लांटर, अब यहाँ पे कहीं भी आपको पेरोनियल नर्व की ब्रांचेज नहीं नज़र आ रही, तो हम ये भी कह सकते हैं सोल ऑफ फुट के अगर हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें कि कौन सी नर्व है तो टीबियल नर्व है। फिर आगे उसकी ब्रांचेज, कुछ मसल्स को मीडियल प्लांटर नर्व सप्लाई करी होगी, कुछ को लेटरल प्लांटर नर्व। अब इसमें भी अगर आप देखें ना, अब आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं होनी, अगर आपने मसल्स को अपने जहन में विजुअलाइज किया हुआ है ना, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि मीडियल प्लांटर नर्व किसके, लेटरल प्लांटर नर्व किसके, क्योंकि जो मसल्स लेटरली प्रेजेंट होंगे उनकी लेटरल प्लांटर नर्व होगी, जो मीडियली प्रेजेंट होंगे उनकी मीडियल प्लांटर नर्व होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एरिया हम ले लेते हैं, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। नाम से पता चल रहा है कि डिजिटी मिनिमी की तरफ अगर इसका मसल जा रहा है, इसकी अटैचमेंट जा रही है, तो ये लेटरली प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है। तो मीन्स इसकी जो नर्व होगी लेटरल प्लांटर। अब इसी तरह अगर हम हेलियोसिस की बात करें तो ये मीडियली प्रेजेंट होता है, तो इसकी मीडियल प्लांटर नर्व। इसी तरीके से आपने चीज़ों को विजुअलाइज करना है अपने जहन में और फिर चीज़ें याद करना आपके लिए आसान होगी। जॉइंट्स का मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जॉइंट्स में आपने आर्टिकुलर सर्फेसिस याद करनी है सिर्फ, उसके अलावा आपने उनके नंबर ऑफ लिगामेंट्स याद करने हैं, उनके नेम ऑफ द लिगामेंट्स याद करने हैं, उसके अलावा उनकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई। वो मैंने अपर लिम में भी कहा था कि आपने जो मुख्तलिफ टेबल्स होते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में आते हैं, आपने वो टेबल्स याद कर लेने हैं, वो आपके लिए इनफ होंगे। या आपने लिगामेंट्स के नेम याद करने हैं एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू। दिस इज़ दी नॉट दी हाई यील्ड डिटेल। मूवमेंट्स आपको लाजमी पता होना चाहिए कि कौन कौन से जॉइंट पे कौन कौन से मूवमेंट हो रही है। जैसे कि हिप जॉइंट जो है उस पर फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, एबडक्शन एंड एडक्शन, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, सर्कमडक्शन। ओके, ट्रेंडलबर्ग साइन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लिनिकल ऑफ द लोअर लिम्ब इज द ट्रेंडलबर्ग साइन। इसको अब हम डिटेल में कर लेते हैं इस क्लिनिकल को। द स्टेबिलिटी ऑफ द हिप जॉइंट व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स ऑन वन लेग विद द फुट ऑफ द ऑपोजिट लेग रेज्ड अबव द ग्राउंड डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। मीन्स कि जब भी इंसान अपना एक पाँव उठाकर सीधा खड़ा होता है तो ऑपोजिट साइड के कुछ इंपॉर्टेंट तीन फैक्टर्स हैं जो कि इस पोजीशन को स्टेबल करने में हेल्प करते हैं। वो कौन से तीन फैक्टर्स हैं? पहला, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस मस्ट बी फंक्शनिंग नॉर्मली। मीन्स जहाँ जिस साइड का फुट उठाया हुआ है उससे अपोजिट साइड के ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल्स बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट, हेड ऑफ द फीमर मस्ट बी लोकेटेड नॉर्मली विद इन दी एसिटेबुलम। मीन्स कि जो हमारा हिप जॉइंट है वो नॉर्मल होना चाहिए। देन द नेक ऑफ द फीमर मस्ट बी इंटैक्ट एंड मस्ट हैव नॉर्मल एंगल। जो हमने कोक्सा वेरा वेलगा पढ़ा था, ये वो बात हो रही है। अब जो मेन बात है, इफ़ एनी ऑफ दिस फैक्टर is defective, the pelvis will sink downward on the opposite unspotted side. The patient is then said to exhibit positive Trendelenburg sign. अब देखें, अगर तो इसके तीनों फैक्टर्स नॉर्मल थे, ग्लूटियस मीडियस मिनिमस भी नॉर्मल थे, उसके अलावा हिप जॉइंट भी नॉर्मल था और जो कोक्सा वेरा वेलगा का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो जब इंसान ने पाँव उठाया तो वो स्टेबल रहा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई मसला है, आइदर मसल में या जॉइंट में कोई मसला है, तो जब उसने पाँव उठाया तो उसका पेल्विस जो है वो उस तरफ ड्रॉप कर जाएगा, जो कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ऐसे जो पेल्विस होना चाहिए था वो इस पोजीशन में आया हुआ है। इसकी वजह क्या है? ये वजह यही है कि ऑपोजिट साइड के ये मसल्स नहीं काम कर रहे। उसके अलावा अब ये उन्होंने डिटेल दी हुई है। इन अ पर्सन विद बायलेटरल कंजेनिटल डिस्लोकेशन ऑफ द हिप द गेट इज टिपिकली कॉल्ड वेडलिंग गेट। लेट मी फाइंड आउट अनदर थिंग। अच्छा, अगर वो कह रहा है कि अगर एक साइड, अगर सिर्फ इस साइड के मसल्स पैरालाइज हैं, तो जब इधर का पाँव उठाया तो पेल्विस इस तरफ ड्रॉप किया, लेकिन जब वो इधर का उठाएगा तो अगर तो ये वाले मसल नॉर्मल हुए तो वो इस वाले पाँव उठाने पे कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर इस वाले पाँव उठाने पे पेल्विस इधर ड्रॉप करे और ये पाँव उठाने पे पेल्विस इधर ड्रॉप करे तो मीन्स बाइलेटरल मसला है। तो उस गेट को हम कहते हैं वेडलिंग गेट। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। क्लिनिकल एवास्कुलर नेक्रोसिस मीन जब अक्सर फीमर के हेड का फ्रैक्चर होता है तो अक्सर उसका नेक्रोसिस के चांसेस रहते हैं। और ज़्यादातर जो हेड का फ्रैक्चर है ये हमारी ओल्ड एज वुमेन में ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा नी जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है, इसके लिगामेंट्स वगैरह आपने याद करने हैं। देन लेट मी फाइंड एनी अदर इम्पोर्टेंट थिंग।
ओके, अगर आपने एंकल जॉइंट तक कर लिया ना तो इन जॉइंट्स का आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट जॉइंट्स हैं, कोई करने की इनकी ज़रूरत नहीं है, कभी भी ये नहीं है। अच्छा, हमारा जो फुट है ना उस पर आर्चेज़ होती हैं, आर्चेज जिस तरह अब ये आर्च है, या ये अब आपको ये भी नज़र आ रही है। अ सेगमेंटेड स्ट्रक्चर कैन होल्ड अ वेट, ओके, दी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल है, इस तरफ होती है लेटरल लॉन्गिट्यूडनल, और इस तरह हमारे पास ट्रांसवर्स आर्च भी होती है। इसके बाद हम डायग्राम्स भी देख लेते हैं। ओके, अब ये हम मीडियली हमें नज़र आ रहा है, ये जो आर्च बनी हुई है मीडियल साइड से देखने में, दिस इज़ द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। अब लेटरल साइड से देखने तो ये लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है। अब अगर हम ये देखें, ये है ट्रांसवर्स आर्च। Medial longitudinal arch consists of calcaneum. This is the calcaneum. Then talus. This is the talus. Then navicular. Then three cuneiform. फर्स्ट थ्री मेटाटार्सल, ये फर्स्ट थ्री मेटाटार्सल बोन्स। तो यहाँ पे हमारी इन सारी बोन से बन गई हमारी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। लेटरल की बात करें, कैल्केनियम, क्यूबॉइड एंड द फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल। ट्रांसवर्स की बात करें तो बेस ऑफ द मेटाटार्सस, ये मेटाटार्सस हैं उनकी बेस, देन क्यूबॉइड एंड थ्री यूनिफॉर्म। ओके, अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसका एक टेबल भी दिया हुआ है हमारी बीडी में। अगर आप चाहें तो सिर्फ वो टेबल कर लें, वरना अगर आप चाहें तो ये आप कर सकते हैं, वरना मेरा मशवरा है कि आपको सिर्फ ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं इनके आपको नेम्स का आइडिया हो तो वो इनफ रहेगा। उसके अलावा जो गेट साइकिल है, वो गेट साइकिल ना तो हमारी बीडी के अंदर अच्छा दिया हुआ है, ना ही स्नेल्स के अंदर। तो स्नेल्स के अंदर नहीं है अच्छे तरीके से दिया हुआ, मीन्स कि हमारे जो प्रॉफ के एग्ज़ाम्स हैं उसमें नहीं आएगी गेट साइकिल। लेकिन अगर फिर भी आप करना चाहें तो आप वो इस गेट साइकिल को करने के लिए आप KLM बुक से करें गेट साइकिल, यहाँ से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देन आई थिंक इट्स इनफ फॉर द लोअर लिम। उम्मीद करता हूँ आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अंदाज़ा हो गया होगा। मैं दोबारा से कहूँगा, ये मैंने आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाहें, या अगर मैं भी ये बात करूँ तो मैंने भी पढ़ा सारा था, लेकिन जब मैंने भी एग्ज़ाम दिए तो मुझे एग्ज़ाम दे के अंदाज़ा हुआ कि अगर मैं ये सिलेक्टेड टॉपिक्स भी कर लेता, जो कि सीनियर्स भी कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं, तो भी एग्ज़ाम्स अच्छे गुजर जाते। तो अगर आप अपने नॉलेज के लिए अपने आप को मेडिकली मज़ीद एफिशिएंट और अपने नॉलेज को मज़ीद नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो आप सारा ज़रूर पढ़ें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पास करें, अच्छे मार्क्स के साथ पास करें, तो आपको मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं अगर आप ये भी कर लेंगे तो इनफ होगा। जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं कि ये चीज़ें लाजमी करें, जैसे कि मैंने बोले थे रेटिनैकुला के अंडर पास करने वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स थे वो लाजमी आपने याद करने हैं, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसी तरह जो उससे पहले भी मैंने चीज़ें बताई हैं लाजमी करनी है आपने। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।